हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एलएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी एलएन क्लासेस के माध्यम से आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूजी की कक्षाओं में जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का होम साइंस का आपका सिलेबस की प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें आपका आज एक और स्टेप जुड़ रहा है। जैसे आपने कल गृह विज्ञान की अवधारणा और गृह विज्ञान के अर्थ को समझ लिया था, उसकी परिभाषा को समझने का कार्य अधूरा रह गया था, जहाँ से हम आज अपनी शुरुआत करेंगे कि गृह विज्ञान को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। गृह विज्ञान, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि गृह का विज्ञान यानी कि घर से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उन सभी का वैज्ञानिक तरीके से क्रियान्वयन या एक कह सकते हैं कि आपका स्किल्ड होकर के अपने घर की क्रियाओं को संपन्न करना, यह आप गृह विज्ञान से सीखते हैं। और इसको मिला करके जब हम संपूर्ण क्रियाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं, तो यही हमारा गृह विज्ञान कहा जाता है। यह तो हमारे एक वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा को संबोधित कर रहा है, लेकिन जब हम अपने सामान्य जीवन से संबंधित तथ्यों की तरफ आते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए, डॉक्टर A.H. रिचर्ड के अनुसार गृह विज्ञान एक बहुआयामी विषय है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुआयामी होने का मतलब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से इस विज्ञान का अपना संबंध है। यह विज्ञान हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है, चाहे वह हमारा पहनावा हो, हमारा पोषण हो, हमारा रहन सहन हो, हमारे जीवन के जो रीति रिवाज, तीज त्योहार, जो कुछ भी परंपराएं, जो कुछ भी हमारे जीवन से जुड़ा है, या फिर हमारे जीवन में हमारा आर्थिक जो समायोजन है, अर्थ को कमाना यानी कि धन को कमा करके उसको अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने में लगाना, और उसको किस प्रकार हम सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित वगैरह करेंगे, ये सब कुछ गृह विज्ञान हमें सिखाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे अपने विषय की तरफ और बढ़ेंगे, अपने विषय को और जानेंगे, तो आप इसके संबंध में जानकारी लेंगे। जो गृह विज्ञान है वो हमारे पारिवारिक आय और व्यय, यानी कि हमारे परिवार में कितना पैसा प्रति माह कमाया जा रहा है, धनार्जन कितना हो रहा है, उसमें कितना व्यय हो जाता है यानी कि कितना खर्च हो जाता है। और आय और व्यय की बात हो गई तो बचत की बात तो निश्चित ही है, क्योंकि आय और व्यय, आय से निकला हुआ व्यय और व्यय निकलने के बाद जो कुछ भी बचता है उसे हम बचत के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आय और व्यय। भोजन की स्वच्छता, यानी कि जो भी भोजन हम करते हैं वो सब हमारे लिए कितना स्वच्छ है, वह हमारे लिए कितना अच्छा है, वो हमारे लिए कितने अच्छे तरीके से हमारे शरीर को मिलेगा पोषण, इसके लिए भी ये जरूरी है कि भोजन हमारा क्या हो, स्वच्छ हो। कपड़ों की पर्याप्तता। अब कपड़ों की पर्याप्तता का आशय यहाँ पर आप इस बात से लगा सकती हैं कि देखिए, मार्केट में जाइए तो आपको हर शॉप पे अधिकतर कपड़े आपकी पसंद के हो जाएंगे। आप अगर कोई कह दे कि कपड़े खरीदने हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो व्यक्ति प्रतिदिन हजारों कपड़े खरीदने की इच्छा रखता है, लेकिन क्या उसका कोई उपयोग है? नहीं, वो वेस्टेज ऑफ मनी है, वो आपके धन की क्या है, जो कह सकते हैं कि आपके धन की बर्बादी है। कम से कम कपड़े हों, उनका आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें, उनको अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके अपनी आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करें, यह भी आपको गृह विज्ञान सिखाता है। घर का उचित संसाधनों से प्रबंध करता है। जैसे आपका घर है तो घर में बहुत सारे संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं और अमानवीय संसाधन होते हैं। जब आप संसाधन पढ़ेंगे तो आप इस कैटेगराइजेशन को भी देखेंगे कि क्या अमानवीय है और क्या मानवीय है। सामान्य भाषा में देखिए तो आपकी जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे पानी की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, गर्मी से बचने की व्यवस्था, ठंडे पानी के लिए आपको फ्रिज चाहिए,
किचन में भोजन बनाने के लिए आपको बर्तन, राशन, जो भी इक्विपमेंट, जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है, तो उन सब के लिए आपको व्यवस्थापन सीखने के लिए कहाँ मिलेगा? आपको गृह विज्ञान से ही मिलता है कि आप अपने संसाधनों का व्यवस्थापन किस प्रकार करेंगी। गृह विज्ञान क्या है? एक पारिवारिक विज्ञान है। हम सभी जानते हैं कि हमारे परिवार से संबंधित आवश्यकताओं को यह गृह विज्ञान हमें समझाता है, बताता है। तो यह कैसा विज्ञान है? यह हमारा पारिवारिक विज्ञान है और यही हमें यह सिखाता है कि परिवार में लोगों के साथ हमारा तालमेल, हमारा सामंजस्य, हमारा एक दूसरे के साथ जो व्यवहारिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। यह हमें कहाँ से सीखने के लिए मिलता है? हमें गृह विज्ञान के माध्यम से मिलता है। एवं हमारी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का हल करने में भी यह क्या है? सक्षम है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर का विज्ञान तो है, लेकिन अब ये सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल कैसे निकाल लेगा भाई? इतनी कैपेसिटी कहाँ से आ गई? बिल्कुल आ गई। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर कि अगर आपके पास घर चलाने के लिए पैसा नहीं है और आप गृह विज्ञान की छात्रा हैं, तो आपके पास निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी कुशलता, कुछ ऐसे कौशल आपके पास होंगे, सिलाई करना, लोगों को समाज सेवा करना, प्रसार कार्यकर्ता के रूप में अग्रणी होना, या इंटीरियर डिजाइनर के रूप में आप आगे आ सकती हैं, आप मुख्य सेविका के रूप में आगे आ सकती हैं, आप टीचिंग का काम कर सकती हैं, आप लोगों को उनके घरों में जो हेल्पर होते हैं, जैसे कि, या फिर आप देखिए इस तरीके से कि होटल्स में जो शेफ का कार्य करते हैं, ये सभी किससे निकल करके आ रहे हैं? आपके होम साइंस से निकल करके आ रहे हैं। तो धनार्जन भी हो रहा है, और जब धनार्जन होगा तो समाज में आपकी स्थिति अच्छी होगी, आपका ओहदा अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि गृह विज्ञान जो है वो आपकी इन सभी समस्याओं के हल के रूप में एक मित्र का काम करता है, एक आपके मित्र की भूमिका अदा करता है। गृह विज्ञान की परिभाषा को समझने के बाद अब बारी आती है कि आखिर गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी है? यह विज्ञान की है या कि यह कला की है? क्योंकि कोई भी विषय हो उसकी प्रकृति को दो ही आधार पर वर्गीकृत करके हम पढ़ते हैं। एक, या तो वह कला की तरफ टिल्टेड हो, झुकी हुई हो, प्रेरित हो, या तो फिर वह विज्ञान की जैसी प्रवृत्ति रखती हो। लेकिन गृह विज्ञान ऐसा विषय है कि यह अपनी प्रकृति में कला और विज्ञान दोनों को ही समाहित किए हुए है। दोनों के लक्षण आपको मिलेंगे कि यह विज्ञान भी है और कला भी है। अब आइए हम एक एक करके देखते हैं कि यह किस प्रकार कला है। गृह विज्ञान को हम कला की श्रेणी में इसलिए रखते हैं कि गृह विज्ञान हमें सौंदर्य बोध कराता है। कोई भी कलाकृति, कोई भी कार्य, कोई भी जो क्रियाएं की जा रही हैं उनमें कलात्मकता का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये गृह विज्ञान हमें सिखाता है। उदाहरण के जैसे अगर हम कोई वस्त्र की सिलाई कर रहे हैं तो वह शरीर में कितना सुंदर लग रहा है, यह गृह विज्ञान हमें बताता है। हमने भोजन पका लिया, अब उसको थाली में जब हमें परोसना होता है तो उसे कितनी कलात्मकता के साथ हम परोसे कि भोजन देखते ही भूख बढ़ जाती है। अगर वही बना बनाया भोजन अगर एक ही में थाली आपने रख लिया और उसी में चावल, उसी में दाल, उसी में सब्जी, उसी में जितने आइटम्स आपने बनाए हैं सारे एक ही साथ परोस दीजिए तो उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वैसे इंसान नहीं खा सकता है, वैसे जानवर खा सकता है। लेकिन वही भोजन जब हम खूबसूरती के साथ थाली में परोसते हैं तो वह हमें ज़्यादा आकर्षित करता है। वो भोजन देखते ही भूख लगने लगती है। जितने भी आप देखिए कि डिशेस बनाई जाती हैं उनको खूबसूरती से परोसना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बनाना तो ठीक है, बनाने में तो परफेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि अगर परफेक्शन नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो वो खाने का मतलब फिर वो मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगा चीज़। लेकिन क्या करते हैं, आप देखिए वही खाना घर में बनेगा, बहुत से लोगों को घर का खाना पसंद नहीं होता है। वही खाना दाल मखनी बाटी जा करके वो रेस्टोरेंट में, ढाबे में खाएंगे, लेकिन वही चीज़ जब घर पे बनेगी तो उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पर उस कलात्मकता का, उस सौंदर्य बोध का घर में हम अभाव रखने लगते हैं। जैसे चाहे वैसे ही बिल्कुल ईजी वे में उसको परोसने लगते हैं, उसको बनाने लगते हैं। नहीं, हर कार्य में जब कलात्मकता होगी, सौंदर्य बोध आपके अंदर होगा तो आपका काम परफेक्ट होगा। और कोई भी काम परफेक्ट करना एक गृहिणी की सबसे विशेष विशेषता होती है।
तो एक तो ये गृह विज्ञान में सौंदर्य बोध होता है। दूसरी चीज व्यक्तिगत सज्जा। अब हम खुद को किस प्रकार से सुसज्जित रखें, ये भी हमें कौन सिखाता है? हमारा होम साइंस हमें सिखाता है कि हमारा जो पहनावा है, हमारा जो बोलने का तरीका है, हमारा बात करने का तरीका है, या फिर हमको किस तरीके से अपनी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई हलवाई के पास आप जाइए और वो मिठाई बनाते हुए, खाना बनाते हुए आप उसको देख लें और वो बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ है, आटा गूंथे जा रहा है, तो क्या उसके द्वारा बनाई गई रोटी आपको खाने की इच्छा करेगी उसके शरीर की गंदगी को देख के? नहीं। बल्कि क्या है, वही जब बड़े बड़े होटल्स में जाके आप शेफ्स को अपने व्हाइट कोट एप्रन में देखते हैं, उस हैट में देखते हैं, तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि नहीं, यहाँ का खाना बहुत लाजवाब होगा, बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, उनका जो व्यक्तिगत आपसे जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है, उस समय उनका इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ रहा है। तो वो चीज़ कहाँ से आती है? वो आपके होम साइंस के द्वारा आती है कि खुद का रख रखाव, खुद की साज सज्जा, स्वयं से प्रेम से अपने आप को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना, प्रस्तुतिकरण, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? अपने होम साइंस के द्वारा ही आपको होम साइंस के एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में बताया जाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है अपने जीवन के इस नए चरण में आने के बाद अपने जीवन के लिए कितना उत्सुक हो जाता है। उसके अंदर जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स झलकने लगते हैं, वहीं से उसके अंदर सौंदर्य बोध इस तरीके से आता है कि वो खुद को कैसे सजा करके रखेगा। उसके अंदर स्वयं से प्रेम करने की जो अभिलाषा होती है वो चरम पे आने लगती है। तो मतलब ये है कि होम साइंस में आपको यह भी बताया जाता है कि आपकी अपनी व्यक्तिगत सज्जा किस प्रकार होनी चाहिए। वस्त्र को निर्माण करना। अब देखिए, वस्त्र को निर्माण करने की जो व्यवस्था है, उसमें जब भी हम कोई कपड़ा सिलते हैं, जब भी हम कोई कपड़ा बनाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम सबसे पहले उसको पहनने वाले के शरीर की फिटिंग के अनुसार देखने का प्रयास करते हैं कि उनके शरीर में यह कपड़ा फिट आएगा या नहीं आएगा। कपड़ा फिट आ रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है, उनके बॉडी के अनुसार उसका रंग, कपड़े का प्रिंट, कपड़े का पैटर्न, ये सारी चीज़ें अगर सूट कर रही हैं, तो हम क्या करते हैं? हम ये देख लेते हैं कि हाँ, कुछ परफेक्शन झलक रहा है, यानी कि सौंदर्य बोध, उसको भी हम सौंदर्य बोध में ले आएंगे। या फिर हमने जो होम साइंस से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया सीखी है, उसके अनुसार जब तक परफेक्शन पे हम नहीं आते हैं, जब तक उसकी संपूर्णता पर हम नहीं आते हैं, तब तक हम उसको ओके नहीं करते हैं। तो गृह विज्ञान में कलात्मकता आपको देखने को मिल रही है। देखभाल एवं रख रखाव, परिवार के लोगों की देखभाल और परिवार में उपस्थित संसाधन, वस्तुएं, इन सभी का रख रखाव, उनकी साज सज्जा, ये सब कुछ हमें गृह विज्ञान से सीखने को मिलती है। यानी कि कला गृह विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से आपको झलकती हुई दिखाई देगी। आप देखिए, परिवार के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनका भी अध्ययन हम अपने इस गृह विज्ञान में करते हैं कि हम एक पारिवारिक व्यवस्था में जिस प्रकार रहते हैं। भाई, हमारा भारत देश तो आप सभी को पता है कि किस प्रकार की संस्कृति का पालक है, किस प्रकार का कल्चर हमारे देश का है। हम लोग जो हैं वो एक साथ परिवार में बंद करके रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। समय के साथ चीज़ें बदली हैं, अब तो संयुक्त परिवार व्यवस्था टूट करके धीरे धीरे एकाकी परिवार की तरफ आगे बढ़ चली है। लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार हो या एकाकी परिवार हो, परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति आपको कैसे करनी है, कैसे उनका सामंजस्य होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब जैसे उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चे जो जन्म लेने वाले हैं, उनको एक नई जो सामाजिक या पारिवारिक व्यवस्था में जो समायोजन करना है, उसके लिए उसकी माँ उसका कैसे ध्यान रखती है, उसके पोषण का, उसके भोजन का, उसकी आवश्यकताओं का, ये सब कुछ हमें कहाँ से सीखने को मिलता है? परिवार के मूलभूत आवश्यकताओं का ज्ञान हमें गृह विज्ञान से मिलता है। या फिर आप सभी अवस्थाओं के जितने विकासात्मक कार्य हैं, जब उनको पढ़ेंगे तो आप यह समझ लेंगे कि आपके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं क्या हैं और वह किस प्रकार से इम्पोर्टेंट हैं। तो ये कुछ बिंदु वो हैं जिसके माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है कि हमारा गृह विज्ञान जो है वह अपनी कलात्मक प्रकृति का भी द्योतक है। कलात्मकता को भी इसने अपने आप में संजो रखा है। दूसरी चीज आती है आपका कि गृह विज्ञान सिर्फ कला ही नहीं है, बल्कि यह
गृह विज्ञान सिर्फ कला ही नहीं है बल्कि यह विज्ञान भी है। कैसे है विज्ञान? क्यों हम कहेंगे कि यह विज्ञान है? देखिए, विज्ञान में एक व्यवस्था है कि जो सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया गया वह केवल एक व्यक्ति द्वारा मान्य नहीं होना चाहिए बल्कि सभी लोगों द्वारा सर्वमान्य होना चाहिए। गृह विज्ञान भी उसी का पालन करता है। किचन कैसा होना चाहिए, घर कैसा निर्मित होना चाहिए, घर के लिए सामग्रियां किस प्रकार की होनी चाहिए, या फिर जो भी रिसर्च, जो भी अनुसंधान हुए हैं, उनसे जो रिजल्ट सामने आए हैं, उन सभी का पालन गृह विज्ञान के माध्यम से किया जाता है। आप देखिए, जैसे बजट का है, बजट का एक प्रकार से जो बजट के सिद्धांत हैं, या फिर व्यक्ति के बालक के विकास के जो सिद्धांत हैं, या जितने भी सर्वमान्य सिद्धांत हैं, उन सभी का पालन गृह विज्ञान के द्वारा होता है। अर्थात इसमें यह भी क्वालिटी अवेलेबल है। तथ्यों की प्रामाणिकता, आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी भी तथ्य पर बात करते हैं तो जब तक वह प्रामाणिक ना हो तब तक हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो क्या गृह विज्ञान द्वारा जो शोध किए जा रहे हैं, जिन आंकड़ों का संकलन किया जाता है, जो आंकड़े सर्वे के द्वारा जुटाया जाता है, या जो नमूने संकलित किए जाते हैं, क्या वह प्रामाणिक नहीं होते हैं? होते हैं। बाकी विज्ञानों की तरह, बाकी विषयों की तरह गृह विज्ञान से संबंधित जो भी तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, जो भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, वो सभी भी क्या है? विज्ञान की तरह ही क्या है? प्रामाणिक हैं। इसलिए यह प्रमाणित कर रहा है कि गृह विज्ञान भी एक विज्ञान की प्रकृति को रखता है। वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन, अभी मैंने आपको बताया कि शोध में हम जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, जिन चरणों से होकर शोध गुजरता है, चाहे वह एजुकेशन का हो, सोशियोलॉजी का हो, आपका फिजियोलॉजी का हो, या फिर साइकोलॉजी का हो, ज्योग्राफी का हो, किसी भी विषय का संबंधित शोध हो, वो कुछ चरणों से होकर के गुजरता है जिसे हम वैज्ञानिक पद्धति के नाम से जानते हैं। जैसे समस्या का होना, समस्या को पहचानने के बाद फिर उससे संबंधित जो हमारी हाइपोथेसिस है, हमारी जो परिकल्पनाएं हैं, उनको सोचना, उन पर प्रयोग करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, सिद्धांत को प्रतिपादित करना और फिर से सिद्धांत का संपादन करना। तो ये जो प्रक्रिया है वो गृह विज्ञान में भी निभाई जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि गृह विज्ञान क्या है? एक विज्ञान की श्रेणी में आता है। गृह विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक वैसे जैसे अन्य विज्ञानों में हम प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि आने वाले समय में इस घटना का रिजल्ट क्या होगा, ठीक वैसे ही गृह विज्ञान में भी हम भविष्यवाणी करने की संभावना देखते हैं, क्योंकि इसमें भी हम यह बता सकते हैं कि यह कार्य अगर जिस प्रक्रिया से किया जा रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं ले लूं कि अगर हमने केक बनाने के लिए संसाधनों का समुचित मात्रा में प्रयोग नहीं किया है, उसको कम और ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया है, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि केक का टेस्ट कैसा होगा? बेकार होगा। या फिर बालक के विकास के लिए जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात में आते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि बच्चे के वंशानुक्रम के साथ साथ उसको जो पर्यावरण मिला है उस आधार पर बच्चे का जीवन कैसा होगा। तो गृह विज्ञान के माध्यम से हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है तथ्यात्मक अध्ययन। गृह विज्ञान में भी विषयों की जो भी जानकारी है, जो भी तथ्य हमारे समक्ष आते हैं, उन सभी का हम वैज्ञानिक पद्धति से ही अध्ययन करते हैं। उसके लिए कोई और टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान क्या है? एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। और ये जो भी पॉइंट आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं, यह प्रदर्शित कर रहे हैं या प्रमाणित कर रहे हैं कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। यह मिल करके एक दूसरे को पूरा करते हुए गृह विज्ञान की जो अनूठी प्रकृति है उसको यह समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब तक हमने गृह विज्ञान के विषय में जो कुछ भी समझा उससे हमें यह ज्ञात हुआ कि गृह विज्ञान आखिर कैसे हमारी मदद कर रहा है, या फिर कौन कौन से वो स्थान हैं जहाँ पर गृह विज्ञान उपस्थित होकर के और हमें अपने कला एवं विज्ञान की जो उसकी प्रकृति है उसको साथ लेकर के हमारे लिए हेल्पफुल बन रहा है। अब आगे हम यह देखेंगे
कि गृह विज्ञान के कौन कौन से अंग हैं जिसके संबंध में हम पढ़ते हैं। यानी कि ऐसे भी आप कह सकते हैं कि गृह विज्ञान में कौन कौन सी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। गृह विज्ञान पढ़ने के बाद छात्रा को किन किन चीज़ों की जानकारी हो जाती है, वह किन किन क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त कर लेती है। देखिए, पहला तो शिल्प के संबंध में आपको मैं बताऊं कि गृह विज्ञान की छात्रा पाक शास्त्र में निपुण हो जाती है, यानी वह भोजन को पकाने, उसकी भोजन की विधियां, उसका जो भोजन से संबंधित ज्ञान है वह परिपूर्ण हो जाता है। विभिन्न प्रकार की जो डिशेज हैं, विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं, उनको किस प्रकार बनाना है, वह लड़की जो है या जो भी वह गृह विज्ञान को पढ़ रहा है उसको यह जान करके अपने ज्ञान को पूरा कर पाता है। सिलाई, गृह विज्ञान पढ़ने वाली छात्रा को सिलाई आ जाती है, कढ़ाई आ जाती है, धुलाई आ जाती है। गृह विज्ञान की छात्रा गृह सज्जा में निपुण हो जाती है। ये जो शिल्प है, गृह शिल्प यानी कि एक घर को संचालित करने में जो यह क्रियाएं दिन प्रतिदिन हमारे दैनिक दिनचर्या के प्रयोग में आती हैं, इन सभी को गृह विज्ञान सिखाता है। और एक लड़की या एक स्टूडेंट जो गृह विज्ञान के स्टूडेंट है, उसके अंदर इन सभी गुणों को परिपूर्ण किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे आती है व्यवस्था। गृह विज्ञान हमें सिखाता है कि घर में उपस्थित परिवार के सदस्यों का श्रम किस दिशा में लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, जो धन आ रहा है उसका व्यवस्थापन कैसा हो, जो धन आ रहा है कितनी आय है, उसमें से क्या व्यय हो रहा है, व्यय के पश्चात क्या बच रहा है, और बचने के बाद उसका आने वाले समय में किस प्रकार से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, जो दीर्घकालिक आवश्यकताएं हैं या फिर जो हमारे कम समय की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति को हम लोग किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, मैनेज करेंगे, ये हमें गृह विज्ञान सिखाता है। तीसरा पॉइंट है आपका कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण का मतलब यह है कि हम अपने काम को कैसे करें कि उसमें समय कम लगे, श्रम कम लगे, और जो प्रोडक्शन है यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है उसका गुणवत्ता भी अच्छी हो और मात्रा भी अच्छी हो। वह मात्रात्मक रूप से भी अच्छा माना जाए और गुणात्मक रूप से भी वह अच्छा माना जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले के समय की जो महिलाएं थी, वह धान या जो चावल है उसको बनाने के लिए उनको पहले बकायदा उसको ओखल में कूटना पड़ता था। धान को वह कूटती थी, उसके छिलके को उतारती थी, फिर वह बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी होती थी जिनको करने के बाद उनको चावल प्राप्त होता था। 1 केजी चावल प्राप्त करने के लिए उनको कम से कम 2 घंटा समय देना पड़ता था, तब जाकर के पकाने युक्त चावल उनको प्राप्त होता था। या गेहूं को ही देख लीजिए, अगर उनको आटे को पीस करके रोटी बनानी है तो वो क्या करती थी, वो सुबह शाम अपने राशन के लिए आटे को चक्की में पीसती थी, और पीसने के बाद उनको जो आटा प्राप्त होता था, जितना वह पीस पाती थी उतने ही आटे को प्रयोग करके वह अपने परिवार के सदस्यों का भोजन निर्मित करती थी। अगर गृहिणी के साथ कोई समस्या है तो परिवार के लोगों को भोजन भी शुद्ध नसीब नहीं हो पाता था। लेकिन आज क्या है, आज इसी कार्य सरलीकरण के कारण हमारा काम इतना आसान हो गया है कि हम एक बार कई मन यानी कि ढेर सारा आटा एक ही बार में मशीन से पिसवा करके रख लेते हैं। अब तो हम घर में भी छोटी चक्की लगा करके अपनी मन मर्जी अनुसार चावल, गेहूं, चावल का आटा, गेहूं का आटा, मक्के का आटा, या जो भी आवश्यकता हमारी है, चने का बेसन, जो भी हमारी आवश्यकता है उसको हम अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन कैसे, क्या उसी पद्धति से प्राप्त कर रहे हैं? नहीं, नई टेक्निक से प्राप्त कर रहे हैं। और नई टेक्निक की विशेषता क्या है कि यह कम समय में हमें अधिक उत्पादन करके देती है। यानी कि कार्य सरलीकरण ने क्या किया, हमारे काम को आसान बना दिया। हमने कम समय में अधिक से अधिक
सामान या अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ये भी हमें होम साइंस सिखाता है। होम साइंस हमारे सामाजिक क्षेत्र पर भी अपनी नजर डाल लेता है। सामाजिक क्षेत्र जैसे कि समाज में कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कैसा है। प्रसार शिक्षा जो गृह विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि समाज में कौन सा वर्ग किस प्रकार की सहायता के योग्य है, पढ़ा लिखा है या फिर उसकी और कौन सी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति के लिए गृह विज्ञान अपनी सहायता पहुंचाता है या फिर गृह विज्ञान के माध्यम से हम उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है सामाजिक संबंधों का ज्ञान। गृह विज्ञान भी हमें सामाजिक संबंधों के ज्ञान से परिचित कराता है कि एक दूसरे के साथ हमारा संबंध औपचारिक है या अनौपचारिक है। औपचारिक संबंधों को हम कैसे निभाएंगे और अनौपचारिक संबंधों को हम कैसे निभाएंगे, इसके लिए भी हमें गृह विज्ञान जानकारी उपलब्ध करवाता है। स्वास्थ्य का ज्ञान जो कि अपने आप में बहुत विशेष है। आप सभी को पता है कि जीवन की जो असली पूंजी होती है वो आपका स्वास्थ्य है। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो आप अपने किसी भी सुविधा का लाभ उठाने के योग्य नहीं हो सकते, वो आप कर ही नहीं पाएंगे। भाई अगर आप मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो क्या आप उसका लाभ उठा पाएंगे? नहीं। आप तो बिस्तर पर बैठ करके अपना समय व्यतीत करेंगे, लेकिन क्या होगा, आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपके पास गाड़ी बंगला 10-20-50 नौकर नहीं है, फिर भी आप अपनी जिंदगी सुकून से, चैन से और बड़ी ही खुशी खुशी जिएंगे। इसलिए आपका स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं, जैसे आपका भोजन, आपका पर्यावरण, आपका रहन सहन, व्यायाम, योगा, ये सारी चीजें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, उन सभी पर आपको ज्ञान गृह विज्ञान के माध्यम से मिलता है, क्योंकि गृह विज्ञान बताता है कि हम अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ किस प्रकार बना सकते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है पोषण, रोग एवं शरीर रचना का ज्ञान। गृह विज्ञान हमें यह बताता है कि हमारे शरीर का पोषण कैसा होना चाहिए, यानी कि हम कुपोषित हैं या फिर हम सुपोषित हैं, हम भोजन कैसा ले रहे हैं, संतुलित है कि असंतुलित है, हम जो भी खा रहे हैं उससे हमें मिलता क्या है, जैसे हमारे पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा और जल, ये हमें प्राप्त होता है। मतलब यह है कि आपके जीवन से संबंधित प्रत्येक पहलू पर गृह विज्ञान अपनी पूरी नजर बनाए रखता है और आपकी हर संभव सुविधा को देखते हुए आपका पूरा हेल्प करने का प्रयास करता है। तो होम साइंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि गृह विज्ञान एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि गृह विज्ञान की जो आवश्यकता है वो हमारे लिए क्यों है, हमारे लिए गृह विज्ञान क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है, और आज के समय में जो गृह विज्ञान की प्रासंगिकता है वह क्या है, यह हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लासेस देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि आपको ये क्लासेस हेल्प कर रही हैं, हेल्पफुल हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।